ये बात है बाबूजी जगजीवन राम और मेनका गांधी की। बाबूजी एक ऐसे दलित नेता, भारतीय राजनीति के गलियारों में जिनके नाम की तूती बजती थी, जिन्होंने साल 1937 में महज 28 साल की उम्र में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी और सबसे कम उम्र वाले सांसद बने थे और अगले 50 सालों तक अनगिनत चुनाव जीतकर हमेशा संसद में बने रहने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। यहां तक कि 1970 के दशक में बाबूजी देश के पहले दलित प्रधानमंत्री बनने के बेहद करीब पहुंच चुके थे। लेकिन फिर एक ऐसा कांड हुआ जिसने न सिर्फ उनकी महान छवि पर कलंक लगा दिया, बल्कि उनके प्रधानमंत्री बनने के सपने को चकनाचूर कर दिया। दरअसल 1978 में एक दिन अखबारों में कुछ ऐसी अश्लील और आपत्तिजनक तस्वीरें छापी गईं जिनसे बाबूजी का सिर शर्म से झुक गया और इन तस्वीरों को छपाया था खुद इंदिरा गांधी ने। तो आखिर वो तस्वीरें किसकी थीं? क्यों 40 वर्षों तक कांग्रेस के साथ ढाल बनकर रहे जगजीवन राम की छवि को खुद कांग्रेस पार्टी ने ही कलंकित कर दिया? क्यों इसे पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा रची गई एक सोची समझी साजिश माना जाता है? और कैसे इंदिरा गांधी के खिलाफ जाने वाले मोरारजी देसाई, जगजीवन राम और चरण सिंह जैसे लोकप्रिय नेताओं को कलंकित कर राजनीति से ऐसे निकाल कर फेंक दिया गया जैसे चाय से मक्खी निकाली गई हो? जानेंगे आज के इस दिलचस्प वीडियो में, लेकिन उसके पहले नए दर्शक प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। 5 अप्रैल 1908 के दिन दलित परिवार में जन्मे जगजीवन राम परिवार वाले उन्हें प्यार से बाबू कहकर पुकारते थे और आगे चलकर उन्होंने कई ऐसे क्रांतिकारी काम किए जिससे पूरा देश उन्हें बाबूजी के नाम से जानने लगा। जैसे कि बचपन में उन्होंने स्कूल में दलितों के लिए रखे गए अलग पानी के मटके को फोड़कर स्कूली प्रशासन के खिलाफ आवाज उठाई थी। जब उनके समुदाय के लोगों को मंदिर में जाने की अनुमति नहीं मिली तो उन्होंने खुद मंदिर जाने से इनकार कर दिया। 1928 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ कोलकाता के वेलिंगटन स्क्वायर पर मजदूर रैली आयोजित करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। 1937 में डिप्रेस्ड क्लास लीग के नेता के तौर पर बिहार विधानसभा से चुनाव जीता। तब अंग्रेजों ने भी उन्हें अपनी पार्टी के 14 विधायकों के साथ उनसे जोड़ने का ऑफर दिया, लेकिन उन्होंने कांग्रेस का साथ दिया और 28 साल की उम्र में युवा सांसद बन गए और स्वतंत्रता संग्राम में जेल भी गए। 1971 में बांग्लादेश को आजादी दिलवाने की मुहिम में रक्षा मंत्री के तौर पर इंदिरा गांधी सरकार का साथ दिया। फिर कृषि मंत्री की भूमिका निभाते हुए देश में हरित क्रांति लेकर आए और इमरजेंसी के शुरुआती दिनों में इंदिरा गांधी सरकार के साथ भी बने रहे। लेकिन फिर शुरू हुआ उनके जीवन का वो कठिन दौर जो इतने महान व्यक्ति के लिए शर्मनाक था। दरअसल कहा जाता है कि इंदिरा गांधी ने बाबूजी से वादा किया था कि अगर उन्हें पीएम का पद छोड़ना पड़ा तो वे ही अगले प्रधानमंत्री होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिससे दोनों की दूरियां काफी बढ़ने लगीं और जगजीवन राम वैसे भी आपातकाल के खिलाफ थे, इसलिए आपातकाल हटते ही उन्होंने हेमवंती नंदन बहुगुणा के साथ मिलकर कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया और कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नाम से नई पार्टी बनाई, जो देख कांग्रेस पार्टी समझ चुकी थी कि उन्होंने एक बड़े वोट बैंक को गंवा दिया है। अगले चुनाव में बाबूजी ने जयप्रकाश नारायण के कहने पर जनता पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ा, जिसमें उनके साथ पार्टी को भारी बहुमत से जीत मिली, जिसमें मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री चुना गया और जगजीवन राम बने उप प्रधानमंत्री। जनता पार्टी में जगजीवन राम का कद बढ़ता जा रहा था और मोरारजी देसाई इस्तीफा देने के बारे में सोच रहे थे, मगर इसी बीच देश के सामने आया एक ऐसा सेक्स स्कैंडल जिसने उनके प्रधानमंत्री बनने के सपने को मिट्टी में मिला दिया। दरअसल साल 1978 में सूर्या और नेशनल हेराल्ड नाम के अखबार में बाबूजी के बेटे सुरेश राम और उनकी प्रेमिका की कुछ अश्लील तस्वीरें छापी गई थीं, जिसमें सुरेश अपनी प्रेमिका सुषमा के साथ शारीरिक संबंध बनाते दिख रहे थे और इस रिपोर्ट का नाम था रियल स्टोरी। लेकिन ये तस्वीरें अखबारों तक पहुंची कैसे और इनमें कितनी सच्चाई थी? तो कई वरिष्ठ पत्रकार बताते हैं कि जगजीवन राम के बेटे सुरेश राम काफी अय्याश थे। शादीशुदा होने के बावजूद सुरेश का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करने का काफी शौक था और उस वक्त उनकी प्रेमिका थी दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने वाली 21 वर्ष की सुषमा। सुरेश अक्सर पोलोरॉयड कैमरे से अपनी गर्लफ्रेंड की नग्न तस्वीरें खींचा करते थे, जिन्हें वो अपने साथ लेकर घूमते थे। लेकिन इन तस्वीरों के मीडिया तक पहुंचने के पीछे काफी लंबी कहानी है, जिसका जिक्र राजनेता राजनारायण ने उस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया था, जिनके मुताबिक एक दिन सुरेश राम की मुलाकात पॉलिटिशियन ओमपाल सिंह से हुई, जिन्होंने सुरेश की गाड़ी के ग्लव बॉक्स में सुरेश की 40 से 50 नग्न तस्वीर देखी और उन्हें उठाकर चले गए।
जिनमें से 15 तस्वीरें उसी रात 1 बजे संजय गांधी के पास पहुंचवाई गई। ये तस्वीरें देख संजय गांधी की खुशी का ठिकाना नहीं था, मानो उन्हें जगजीवन राम को राजनीति से क्लीन बोल्ड करने का तरीका मिल गया हो। और उन्होंने तुरंत अपनी मां इंदिरा गांधी से इस बारे में बात की और इंदिरा गांधी ने इन तस्वीरों को जनता के सामने प्रस्तुत करने का फैसला लिया। अगली सुबह 9 बजे बाबूजी जनता पार्टी के सांसद कृष्णकांत के घर पहुंचे और उन्होंने अपनी टोपी कृष्णकांत के पैरों पर रखते हुए कहा कि अब मेरी इज्जत आपके हाथों में है। लेकिन अब बात हाथ से निकल चुकी थी। मशहूर लेखक खुशवंत सिंह अपनी किताब ट्रूथ, लव एंड लिटिल मेलिस में बताते हैं कि एक दोपहर मेरी मेज पर एक पैकेट आया जिसमें जगजीवन राम के बेटे सुरेश राम और कॉलेज में पढ़ने वाली एक लड़की की अश्लील तस्वीरें थीं, जो देखकर मैं हिल गया। उसी शाम मेरे पास बाबूजी का दूत आया और बोला अगर वो तस्वीरें नेशनल हेराल्ड और सूर्या मैगजीन में ना छापी जाएं तो बाबूजी मोरारजी देसाई का साथ छोड़कर इंदिरा गांधी की तरफ आ सकते हैं। ये खबर लेकर मैं इंदिरा गांधी से मिलने पहुंचा, लेकिन उन्होंने मुझे साफ साफ कह दिया मेरा उस शख्स पर रत्ती भर भी विश्वास नहीं है। जगजीवन राम किसी और शख्स से ज्यादा मुझे और मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाया है। उनको कहलवा दीजिए कि पहले उन्हें अपना पाला बदलना होगा, तभी मैं मेनका से उन तस्वीरों को न छापने के लिए कहूंगी। बताया जाता है कि यह खबर मिलते ही बाबूजी कांग्रेस में शामिल होने के लिए तैयार हो गए, लेकिन फिर इंदिरा गांधी की मांग बढ़ती चली गई और जगजीवन ने कांग्रेस से जुड़ने के अपने फैसले को बदल दिया। जिसके बाद मेनका ने अपनी मैगजीन में सुरेश राम की तस्वीरें छाप दी। इन तस्वीरों की खबर देश में इतनी वायरल हुई कि उस दिन सूर्या मैगजीन ब्लैक में बिकने लगी। हालांकि इसके बाद डैमेज रिकवरी के लिए कई अखबारों ने आर्टिकल लिखे कि सुरेश राम निर्दोष हैं और उन पर दबाव डालकर उन तस्वीरों को जबरन खींचा गया, लेकिन इससे भी कोई फायदा नहीं हुआ। बेटे सुरेश राम का ये सब सेक्स स्कैंडल जगजीवन राम के राजनीतिक करियर पर काले धब्बे की तरह चिपक गया। हालांकि इस कांड के बावजूद 24 जनवरी 1979 के दिन जनता पार्टी ने जगजीवन राम को मोरारजी देसाई की सरकार का उप प्रधानमंत्री बनाया, क्योंकि चरण सिंह इंदिरा गांधी का समर्थन लेकर जनता पार्टी सेकुलर बना चुके थे। ऐसे में जनता पार्टी के पास आने वाले चुनाव में प्रधानमंत्री पद की दावेदारी के लिए जगजीवन राम के अलावा कोई स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नहीं था, इसलिए उनकी छवि को साफ करने की कोशिश की गई, लेकिन वो कोशिश नाकामयाब रही। इसके पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। दरअसल मोरारजी देसाई की सरकार के दौरान 19 दिसंबर 1978 को इंदिरा गांधी की लोकसभा से निलंबित करके गिरफ्तार किए जाने का प्रस्ताव पारित हुआ, जिसके बाद संसद से ही इंदिरा गांधी की गिरफ्तारी की गई और उन्हें तिहाड़ जेल में बंद कर दिया गया, जहां उन्होंने चरण सिंह के जन्मदिन पर फूलों का गुलदस्ता भेजकर मोरारजी देसाई की सरकार गिराने का ऐलान किया था। 27 दिसंबर को इंदिरा गांधी जेल से रिहा हुई और चरण सिंह ने सत्यपाल मलिक के जरिए इंदिरा गांधी को संदेश भिजवा दिया कि अगर श्रीमती गांधी हमारे यहाँ चाय पी लेंगी तो मोरारजी ठीक हो जाएंगे। फिर जब इंदिरा गांधी चरण सिंह के घर पहुंची तो उन्होंने गेट पर जाकर उनका स्वागत किया और कुछ मुलाकातों के बाद चरण सिंह ने जनता पार्टी से अलग होकर इंदिरा गांधी के समर्थन में जनता पार्टी सेकुलर पार्टी बना ली और कैबिनेट को अपनी तरफ करना शुरू किया। नतीजन 28 जुलाई 1979 के दिन मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा और जगजीवन राम को भी उप प्रधानमंत्री की कुर्सी से हाथ धोना पड़ा, क्योंकि इंदिरा गांधी जगजीवन राम को अपना दुश्मन मानती थी। इसलिए प्राइम मिनिस्टर बने चरण सिंह ने यशवंत राव चवन को अपना उप प्रधानमंत्री बनाया। हालांकि चरण सिंह ने भी इंदिरा गांधी से पंगा लेकर कुछ ही दिनों में अपनी नैया डुबा दी। जहां 28 जुलाई के दिन प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद चरण सिंह ने इंदिरा गांधी को फोन किया कि वो उनके निवास वेलिंगटन क्रेसेंट में आकर उन्हें धन्यवाद देंगे। हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड किताब की लेखिका नीरजा चौधरी बताती हैं, चरण सिंह बीजू पटनायक को देखने अस्पताल जा रहे थे। वहां से लौटते उन्होंने इंदिरा गांधी के निवास पर रुकना था, लेकिन इस बीच उनके एक रिश्तेदार ने उन्हें सलाह दी कि आप उनके यहाँ क्यों जा रहे हैं, अब आप प्रधानमंत्री हैं, उनको आपसे मिलना आना चाहिए। चरण सिंह ने इंदिरा गांधी के यहाँ न जाने का फैसला किया। दूसरी तरफ इंदिरा गांधी अपने घर के पोर्ट्रिको में हाथ में गुलदस्ता लिए कांग्रेस के 25 नेताओं के साथ चरण सिंह का इंतजार कर रही थी, लेकिन इंदिरा की आंखों के सामने चरण सिंह की कारों का काफिला उनके घर में घुसने के बजाय घर के सामने से गुजर गया। इंदिरा गांधी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने गुलदस्ते को जमीन पर फेंका और घर के अंदर चली गईं। ये किसी फिल्मी दृश्य से कम नहीं था। सत्यपाल मलिक बताते हैं, मुझे उसी समय लगा था कि चरण सिंह की सरकार अब कुछ ही दिनों की मेहमान है। बाद में चरण सिंह ने अपनी गलती सुधारने की कोशिश की, लेकिन इंदिरा ने उन्हें संदेश भिजवा दिया कि अब नहीं,
और चरण सिंह के प्रधानमंत्री बनने के 22 दिनों बाद इंदिरा गांधी ने उनकी सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया और कांग्रेस पार्टी ने कमबैक करते हुए अगले 6 महीनों तक चुनाव के लिए ऐसा प्रचार किया कि फिर एक बार इंदिरा गांधी के नाम की आंधी चली और 1980 के लोकसभा चुनाव में बाबू जगजीवन राम जनता पार्टी के प्रधानमंत्री कैंडिडेट के रूप में चुनावी मैदान में उतरे थे। यह आंधी उन्हें भी उड़ा ले गई और 353 सीट जीतकर इंदिरा गांधी ने एक बार फिर अपनी सरकार बना ली, जबकि जगजीवन राम के नेतृत्व में जनता पार्टी चुनाव हार गई और जगजीवन राम का प्रधानमंत्री बनने का सपना चूर चूर हो गया, क्योंकि अब उनके राजनीतिक करियर की नैया डूब गई थी। हालांकि बाद में उनके बेटे सुरेश राम ने उस लड़की से शादी कर ली, लेकिन जो नुकसान होना था वो हो चुका था। इसलिए जगजीवन राम को जनता पार्टी से भी अलग होना पड़ा, जिसके बाद उन्होंने कांग्रेस जे नाम की अपनी पार्टी बनाई और साल 1986 तक सांसद बने रहे, लेकिन उनका रुतबा अब काफी कम हो चुका था और 6 जुलाई 1986 के दिन 78 साल की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। आपको बता दें कि जगजीवन राम के पास 1936 से 1986 तक 50 साल लगातार संसद में बने रहने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है और उन्हें एक वक्त पर राजनीति का बादशाह कहा जाता था, लेकिन बेटे के सेक्स स्कैंडल ने न सिर्फ उनका राजनीतिक करियर डुबाया बल्कि इतना शर्मिंदा किया कि वो पूरी तरह से टूट चुके थे। कुल मिलाकर उस वक्त देश की राजनीतिक गलियारों में इंदिरा गांधी की छवि इतनी ताकतवर थी कि कोई उनसे पंगा लेने के लिए तैयार नहीं था और पंगा लेने वाले नेता अपने राजनीतिक करियर से हाथ धो बैठते थे, जिनमें जगजीवन राम, चरण सिंह और मोरारजी देसाई का भी नाम शामिल है। खैर, बेटे के गलत कर्मों की सजा पिता को मिलना किस हद तक सही है और क्या इस सेक्स स्कैंडल का वायरल होना एक सोची समझी साजिश थी, जिसके तहत एक महान नेता को भारत के पहले दलित प्रधानमंत्री बनने से रोका गया? इस बारे में अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करके 12,000 लाइक्स के लक्ष्य को हासिल करने में हमारी सहायता कीजिए और भारतीय राजनीति की ऐसी ही अनसुनी अनकही कहानियों को जानते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।